नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करना है। 2018 के 16 तक हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वाले क्लासेस में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उससे पहले देख लें। इस सेशन में हम एमसीक्यू नंबर 17 से 24 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि हम एमसीक्यू के थ्रू हम ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। द वेरी पर्पस इज टू comprehend, to understand the conceptual material, the conceptual fact of the chapter itself। उस चैप्टर को ही हम इस तरीके से समझ लें ताकि उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन बने, we should be able to answer it properly, right? चलिए शुरू करते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 का पेपर है। पेपर नंबर 2 है जिसमें ईएसआई स्कीम एंड ऑफिस प्रोसीजर। तो जब भी ईएसआई स्कीम लिखा होगा, इट इंक्लूड्स ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन, ईएसआई ऑर्डर्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड ऑफिस प्रोसीजर जहां लिखा होगा। ऑफिस प्रोसीजर, यहाँ पर मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर नहीं लिखा है, यहाँ पर ऑफिस प्रोसीजर लिखा है। तो सरसरी निगाह से ये समझ लीजिए कि स्वामी हैंडबुक में, ईयरली हैंडबुक प्रिंट होता है स्वामी का, तो स्वामी हैंडबुक में जितना मटेरियल है, जितने चैप्टर हैं, इनफैक्ट स्वामी हैंडबुक में जितने चैप्टर हैं वो सब कवर करने हैं ऑफिस प्रोसीजर के लिए। ए टू जेड कवर करने हैं, उस चैप्टर को कवर करना है। स्वामी बुक में जस्ट ट्रेलर दिया हुआ है, हिंट दिए हुए हैं। जैसे सीसीएस कंडक्ट रूल, उसके बारे में थोड़ा सा दे दिया गया है। सीसीएस रूल थोड़ा सा दे दिया गया है। जीएफआर के बारे में थोड़ा सा दे दिया गया है। उसकी कंप्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए ऑफिस प्रोसीजर इज एवरीथिंग, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू रन ए ऑफिस। ठीक है। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग एट ऑल। तो वैसे तो आप आंसर कोई भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आंसर के अगेंस्ट में मार्क्स पाना चाहते हैं तो करेक्ट आंसर करना पड़ेगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। पर्पसेस फॉर विच द ईएसआई फंड में बी एक्सपेंडेड आर गवर्न अंडर। प्रश्न ये है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कोष के प्रयोग की मदद किस धारा से नियमित होती है। तो स्टेट वेज सेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इतना तो हम आपको बता ही चुके हैं कि फंड से जितनी भी रिलेशनशिप, ईएसआई फंड मतलब ईएसआई अकाउंट, ईएसआई फाइनेंस, फाइनेंस बोल लीजिए, फाइनेंस एंड ऑडिट। फाइनेंस एंड ऑडिट किस में है? चैप्टर 3 में है। चैप्टर 3 में फाइनेंस एंड ऑडिट के बारे में बात की गई। यहाँ पर प्रश्न ये है कि इसमें से सेक्शन 26, 27, 28 और 29 में से कौन सा सेक्शन जो है किस किस मद में ईएसआई फंड को खर्च किए जाएंगे उसके बारे में प्रोविजन करता है। आइए देख लेते हैं क्या इसका प्रोविजन है। ये आपका चैप्टर 3 है, ये फाइनेंस एंड ऑडिट है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि पर्पसेस फॉर विच द फंड में बी एक्सपेंडेड। सेक्शन 28, सेक्शन 28 में मेंशन किया हुआ है पर्पसेस फॉर विच द फंड में बी एक्सपेंडेड। यही तो हमारा प्रश्न है। मैं इस चैप्टर का विस्तार रूप से यहाँ पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर की विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। चैप्टर 3 के बारे में एक्सक्लूसिव एक क्लासेज हमने अपलोड कर रखी है।
आप ये पूरा चैप्टर 3 के बारे में पूरी जानकारी आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की एक अलग से क्लास हमने डाल रखी है, आप उसको भी देख करके अपने नॉलेज को अप टू डेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 28 आ रहा है। तो section 28 is C. So C is the correct answer. Purposes for which the ESI fund may be expended are governed under section 28. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेइंग कंट्रीब्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम। अनुदान भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी है? चैप्टर 4 में कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने पूरी क्लासेज अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा एक बार देख लीजिए। इस क्वेश्चन का चुटकी बजा के आप आंसर दे देंगे। गेसिंग गेम में भी ये आंसर सही हो जाएगा, लेकिन गेसिंग गेम का हम रिस्क नहीं लेंगे। हम चैप्टर 4 के जितने भी क्लासेज, एक ही क्लास चैप्टर 4 का एक क्लास हमने अपलोड किया है, उस क्लास को आप देख लीजिए। इसका आंसर आप चुटकी बजा करके दे देंगे। हाँ, देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं पुनः, एक बार फिर से देख लीजिए। ये चैप्टर 4 है, कंट्रीब्यूशन के बारे में। ये अभिदाय, हिंदी में कंट्रीब्यूशन को अभिदाय कहते हैं। all employees to be insured contribution, principal employer to pay contribution in the first instance, section 40। सेक्शन 40 में लिखा है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इंस्टांस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे कंट्रीब्यूशन। उसके बाद से वो रिकवर कर लेगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर से रिकवर कर लेगा, वो एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉयज से रिकवर कर लेगा, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन कंट्रीब्यूशन देने की जिम्मेदारी प्राइमा फेसी एट फर्स्ट इंस्टांस रेस्ट विद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो सेक्शन 40। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है ये देखिए सेक्शन 40 भी याद रखना है। और पेइंग कंट्रीब्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विच इज लेट डाउन इन सेक्शन 4040। कौन सा चैप्टर में है? चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 किसके बारे में? कंट्रीब्यूशन के बारे में। चैप्टर 5 किसके बारे में? बेनिफिट्स के बारे में। चैप्टर 6 किसके बारे में है? एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स के बारे में है। चैप्टर 7 किसके बारे में है? पेनाल्टीज के बारे में है। चैप्टर 8 किसके बारे में है? मिसलेनियस के बारे में। चैप्टर 4 कंट्रीब्यूशन। उससे पहले वाला चैप्टर 3 फाइनेंस एंड ऑडिट। उससे पहले वाला चैप्टर 2 ESIC machinery, which is known as corporation standing committee and medical benefit council, and chapter 1 preliminary। याद है आपको? अगर नहीं याद है तो चैप्टराइजेशन ऑफ ESI एक्ट, इसका है हम एक अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसे देख लें, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द टाइम फॉर अपील अंडर सेक्शन 45AA? तो आरओ एसआरओ वालों को पता है कि 45A में ऑर्डर पास किया जाता है, और पास करने के बाद से जो 45A है, 45A के लास्ट में ही हम मेंशन कर देते हैं कि इफ यू वांट टू गो फॉर अपील यू कैन गो टू अपील टू so विद इन so पीरियड आफ्टर पेइंग दिस मच अमाउंट। ये एनोटेशन किया जाता है, ये हर 45A ऑर्डर में होता है, और तब जाकर के 45AA में अपील को एडमिट किया जाता है। तो व्हाट इज द टाइम फॉर अपील अंडर सेक्शन 45AA? 60 days from the date of order, 30 days from the date of receipt of order, 60 days from the date of receipt of the order, 30 days from the date of dispatch of the order। क्या होगा? आइए देख लेते हैं पहले। ये देखिए 45AA। अच्छा, 45AA किस सेक्शन में इशू होता है?
IEEE सेक्शन का नाम ही है, हाँ, अपीलेट अथॉरिटी इसको बोलते हैं। 45AA में अपीलेट अथॉरिटी। इफ एन एम्प्लॉयर इज नॉट सेटिस्फाइड with the order referred in section 45A, he may prefer an appeal to an appellate authority as may be provided by regulation within 60 days of the date of such order. ऑर्डर के डेट से 60 डेज है, रिसीट के डेट से नहीं है, डिस्पैच के डेट से नहीं है। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसके 60 दिन के भीतर अपील करने जा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? आफ्टर डिपॉजिटिंग 25%, 25% जितना अमाउंट आया है उसका 25% पे करने के बाद, वो भी 60 डेज के भीतर 25% पे करना है, देन ही कैन प्रिफर एन अपील, provided that if the employer finally succeeds in the appeal, the corporation shall refund such deposit to the employer together with the interest as may be specified in the regulation. अगर एम्प्लॉयर अपील में सक्सीड हो जाता है, उसकी बातें सत्य हो जाती है, मान ली जाती है, और 45A का जो ऑर्डर है उसको क्वैश कर दिया जाता है, तो जो ये 25% अमाउंट इन्होंने डिपॉजिट किया है इसको इंटरेस्ट के साथ लौटाया जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि कितने दिन के अंदर, तो आंसर यहाँ पर अवेलेबल है ए में, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 45A, 60 डेज के अंदर 25% पे कर दो, राइट। क्वेश्चन 20, commuting accidents are governed under, देखिए जितने भी एक्सीडेंटल ये, हाँ एक्सीडेंट रिपोर्ट ही कह सकते हैं, एक्सीडेंट रिपोर्ट जितने हैं वो 51 सेक्शन में ही मेंशन किए हुए हैं। बस समस्या ये है कि वो बी में है कि सी में है कि डी में है कि ई में है। और यहाँ पर एक कम्यूटिंग एक्सीडेंट है। कम्यूटिंग एक्सीडेंट क्या होता है साहब? ड्यूटी जाते समय, घर अपने अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ रेसिडेंस से ड्यूटी जाते समय, और ड्यूटी से अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ रेसिडेंट आते समय, ये दोनों जो पीरियड है उसको कम्यूटिंग पीरियड बोलते हैं। और उस पीरियड में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको कम्यूटिंग एक्सीडेंट कहते हैं। प्रोविजन कहाँ पे है इसका? प्रोविजन यहाँ पर है, बेनिफिट में ही है। बेनिफिट में कहाँ पे है? ये है 51E, एक्सीडेंट्स हैपनिंग व्हाइल कम्यूटिंग टू द प्लेस ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा। और भी देखना है, और भी देख लीजिए 51E में क्या लिखा है? एक्सीडेंट्स हैपनिंग व्हाइल कम्यूटिंग टू द प्लेस ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा। एन एक्सीडेंट occurring to an employee while commuting from his residence to the place of employment, उनके रेसिडेंस से प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और फ्रॉम द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू हिज रेसिडेंस आफ्टर परफॉर्मिंग ड्यूटी। तो दोनों तरीके से, या तो घर से ड्यूटी जा रहे हो या ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद से ड्यूटी से घर आ रहे हो, अगर उस बीच में कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसे कम्यूटिंग एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। कौन सा सेक्शन है? 51E। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। 20 का आंसर डी हो जाएगा, सेक्शन 51E। सेक्शन 51E क्या है? कम्यूटिंग एक्सीडेंट है। सेक्शन 51C क्या है? जब एम्प्लॉयर का कोई व्हीकल होता है और उसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द फैमिली ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड, इनमें से फैमिली के डेफिनेशन में कौन नहीं आते हैं? वैसे तो फैमिली का डेफिनेशन हमने इससे पहले एमसीक्यू सॉल्व करते समय बता दिया है, फिर भी फैमिली का डेफिनेशन बार बार पूछा जाता है, घुमा घुमा करके उस पर क्वेश्चन बनते हैं। आइए एक बार देख ही लेते हैं फैमिली का डेफिनेशन क्या है।
सेक्शन 211 में फैमिली को डिफाइन किया गया है, 211 में। हाँ, फैमिली मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फैमिली फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द इंस्यूड पर्सन। फैमिली मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द इंस्यूड पर्सन। कौन कौन है? स्पाउस, पति पत्नी फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं। और माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन, माइनर अर्थात 18 साल तक, 18 ईयर तक लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन चाइल्ड हो गया। दूसरा ऑप्शन चाइल्ड का क्या है? अगर कोई चाइल्ड होली डिपेंडेंट है एंड ही इज रिसीविंग एजुकेशन टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर। तो इन जनरल चाइल्ड जो है फैमिली के डेफिनेशन में 18 साल तक ही आता है, टिल ही इज माइनर। लेकिन अगर वो एजुकेशन रिसीव कर रहा है, अगर वो पढ़ रहा है, तो उसको 21 ईयर तक फैमिली के डेफिनेशन में माना जाएगा। और ये इनेबल करता है उसको एमबीबीएस का सीट गेन करने में। व्हाट्स आईपी का सीट कब मिलेगा? अगर 18 क्रॉस कर गया हो तो फिर उसको कैसे एलिजिबिलिटी बनाई जाएगी? इसलिए ये क्लॉज उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसीविंग एजुकेशन टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर, राइट। 21 साल तक अगर एजुकेशन रिसीव करना है अगर स्टूडेंट है तो। एंड एन अनमैरिड डॉटर, तो डॉटर का इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, daughter comes under the falls under the definition of family if she is unmarried। 20 का हो, 25 का हो, 29 का हो, 32 का हो, 35 का हो, 39 का हो, वट एवर मे बी द एज, इफ शी इज अनमैरिड शी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। और क्या क्या आता है? कभी कभी बदकिस्मती से बच्चे जो होते हैं इन्फर्म हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। वो मेंटली भी हो सकते हैं या फिजिकली भी हो सकते हैं। तो जब तक इन्फॉर्मिटी कंटिन्यूज है तब तक वो फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं। डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट पेरेंट्स जो होली डिपेंडेंट है वो फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं। एंड अगर इंस्यूर्ड पर्सन अनमैरिड है, अगर इंस्यूर्ड पर्सन अनमैरिड है एंड हिज और हर पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, अनमैरिड है और पेरेंट्स भी जीवित नहीं है, ऐसे कंडीशन में माइनर ब्रदर और सिस्टर भी जो डिपेंडेंट है उन पर होली डिपेंडेंट है फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं। तो इसमें इतने लोग फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं, 6 कैटेगरी है, राइट। अब हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है जिस क्वेश्चन के लिए हम फैमिली का डेफिनेशन देखना शुरू किए थे। द फैमिली ऑफ एन इंस्यूर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आते? स्पाउस हु इज नॉट डिपेंडेंट, स्पाउस डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो फैमिली के डेफिनेशन में आती है, ठीक है। सन हु इज 24 years old, yes, 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 he is not, he does not come under the family definition। माइनर ब्रदर फैमिली डेफिनेशन में आते हैं, अनमेरिड डॉटर फैमिली के डेफिनेशन में आती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 18 साल तक का सन हो सकता है, और नहीं तो इफ इज गेटिंग एजुकेशन, पढ़ रहा है, तब 21 ईयर तक होगा। 24 ईयर वाला सन तो नहीं तो इन्फर्म होगा तब हो सकता है, वो यहाँ पर लिखा नहीं है। तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है और अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड यस, कमेंट बॉक्स में एज इट इज आप लिख ही रहे हैं, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 22, नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ द ईएसआईसी आर सेटअप अंडर। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई ईएसआई जो है हॉस्पिटल खोल रही है, कॉलेज खोल रही है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है, नर्सिंग कॉलेज खोल रही है, रन कर रही है, कहाँ से उसको पावर आता है? कौन सा सेक्शन उसको इम्पावर करता है? तो पहले ईएसआई के पास हॉस्पिटल तो होते थे, कॉलेज होते थे क्या?
कॉलेज नहीं होते थे। तो कॉलेज नहीं होते थे तो निश्चित रूप से वो 58 या 59 नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में कॉलेज खुलना शुरू हुआ है। तो बाद में जब भी ऐड किया जाएगा तो ए या बी ऐड किया जाएगा। तो 50-50 ले लीजिए, 58 और 59 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ईएसआई के पास हॉस्पिटल के अलावा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज रन करने का पहले कैपेसिटी भी नहीं था, परमिशन भी नहीं था। अभी हो गया है। तो इसलिए वो कौन सा सेक्शन हो सकता है? या तो 59 ए हो सकता है, नहीं तो 59 बी हो सकता है। और इसके लिए हमें प्रोविजन देखना पड़ेगा। आइए प्रोविजन देख लेते हैं। ये देखिए, मेडिकल एंड पैरा मेडिकल एजुकेशन कहाँ पे है? 59 बी में। 58 का ए बी नहीं है, डमी आंसर था वो। 59 का ए बी है, प्रोविजन ऑफ मेडिकल बेनिफिट बाय द कॉर्पोरेशन इन लिeu ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। और मेडिकल एंड पैरा मेडिकल एजुकेशन कॉलेज चलाना, ये कहाँ से मिलता है? ये 59 बी से पावर मिलता है। पार्लियामेंट ने अमेंड किया है और एक को अमेंड करके 59 बी ऐड किया है। 59 बी ऐड करने के बाद से हमारे पास पावर आ जाता है मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए। तो 59 बी से हमें पावर मिलता है। ये है 59 बी, मेडिकल एंड पैरामेडिकल एजुकेशन। The corporation may establish medical college, nursing college, training institution for its paramedical staff and other employees with a view to improve the quality of services provided under the ESI scheme. तो कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज रन कर सकती है, ऐसा 59 बी में मेंशन किया गया है। और ये अमेंडमेंट कब से हुआ है? 1 जून 2010 से। जी हाँ, 1 जून 2010 से ये अमेंडमेंट आया है। और तब से मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, नर्सिंग कॉलेजेस भी खोले जा रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जा रहे हैं फॉर पैरामेडिकल स्टाफ एंड अदर एम्प्लॉय। पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द ईएसआई स्कीम। तो 59 बी, तो 59 बी कहाँ पे है? ये डी में है 59 बी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 23, फॉर डोमिसिलियरी विजिट IMP आर पेड। तो घरेलू बीमित व्यक्ति के आवास पर चिकित्सा हेतु जाने के लिए IMP को क्या भुगतान किया जाता है? IMP को इंश्योर्ड पर्सन के घर विजिट करने के लिए कुछ पे किया जाता है, जर्नी को परफॉर्म करने के लिए। उससे क्या बोलते हैं? कन्वेंस अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट अलाउंसेस और नन ऑफ द अबव। क्या लगता है? गेसिंग गेम विल नॉट वर्क। इसके लिए प्रोविजन हमें देखने ही पड़ेंगे। ये प्रोविजन है, रूल में नहीं है, रेगुलेशन में नहीं है, एक्ट में नहीं है। ये एक ESI का सर्कुलर है 2016 का। क्या है इसका हेडिंग? पेमेंट ऑफ कन्वेंस अलाउंसेस ऑन डोमिसिलियरी विजिट। तो डोमिसिलियरी विजिट पर क्या मिलता है? कन्वेंस अलाउंसेस मिलता है। Ministry of Health and Family Welfare has issued office memorandum dated 28/4/2009 issued under file number so on grant of conveyance allowances per month admissible to CHS doctors working in hospital। तो conveyance allowances क्या होता है? पर मंथ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंसेस बताते चलता हूँ। कन्वेंस अलाउंसेस जो होगा वो पर मंथ दिया जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो दिया जाता है वो केस टू केस बेसिस पे दिया जाता है। 5 बार ट्रेवल किए तो 5 बार मिलेगा, एक बार भी ट्रेवल किए तो एक, नहीं किए तो नहीं मिलेगा। 10 बार ट्रेवल किए तो 10 बार का मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है? ये मंथली एक लमसम अमाउंट होता है।
डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट अलाउंसेस, इस नाम से कुछ अलाउंसेस दिया नहीं जाता है। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो आपका ये दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोवाइडेड टू फैमिलीज ऑफ IP? इनमें से कौन सा बीमित व्यक्ति के परिवारजन को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता? आर्टिफिशियल लिम्ब, आर्टिफिशियल डेंचर्स, टीथ, पेसमेकर, व्हीलचेयर, इनमें से कौन सा प्रोवाइड नहीं किया जाता है? गेसिंग गेम में नॉट वर्क। तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रोविजन देखना है। प्रोविजन कहाँ पे है? एक्ट में है क्या? नहीं पता। रूल में है क्या? नहीं पता। कहाँ पे है? ये सही किसी के साइट पे है। क्या है? आर्टिफिशियल लिम्ब एड एंड अप्लायंसेस। तो इंस्टीट्यूट पर्सन एंड देयर फैमिली मेंबर्स आर प्रोवाइडेड। क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? आर्टिफिशियल लिम्ब, हियरिंग एड, स्पेक्टेकल्स, आर्टिफिशियल डेंचर, टीथ, आर्टिफिशियल आई, विग, कार्डियक पेसमेकर, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, स्पाइनल सपोर्ट, सर्विकल कलर, वॉकिंग कैलिपर, सर्जिकल बूट, क्रचेस, हिप पोस्टमस hip, intraocular lens, any other aid or appliance prescribed by the specialist as part of treatment. The expenditure on artificial limb aids appliance is made from the shareable pool of expenditure on medical care. तो इस तरीके से इतने आर्टिफिशियल लिम्ब एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड किए जाते हैं IP। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोवाइडेड टू फैमिलीज ऑफ IP? आर्टिफिशियल लिम्ब, ये देखिए आर्टिफिशियल लिम्ब यहाँ पर लिखा है, प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिफिशियल डेंचर, ये देखिए आर्टिफिशियल डेंचर भी इधर मैंने, ये देखिए आर्टिफिशियल डेंचर एंड टीथ, ये भी प्रोवाइड किया जाता है। व्हील चेयर, ये देखिए व्हील चेयर भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। पेस मेकर, पेस मेकर यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं भी पेस मेकर की चर्चा नहीं है। तो पेस मेकर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। बीमित व्यक्ति या उनके परिवारजनों को आर्टिफिशियल लिम्ब प्रदान किए जाते हैं, कृत्रिम दंत भी प्रदान किए जाते हैं, व्हील चेयर भी प्रदान किए जाते हैं, पेस मेकर प्रदान नहीं किए जाते। राइट? तो इस तरीके से ये सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।